एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ चारों तरफ में फैल रही थी। गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही थी। एम्बुलेंस में रखे स्ट्रेचर पे लेटी वो आती जाती सांसों में उलझती, नीम व आंखें पूरी खोलने की सही कर रही थी। उसके सामने उसका हाथ पकड़े बैठा वो उसका छोटा भाई था, जिसकी आंखों से आंसू कतार की सूरत बह रहे थे। उसके साथ उसकी छोटी बहन बैठी थी, आंखें उसकी भी आंसुओं से भरी थीं। उसके हाथों में एक कपड़ा था जिससे वो उसके मुंह से निकलने वाली झाग को साफ करती जा रही थी। गाड़ी में बैठे नफूस की आंखें नम थीं, हर एक खौफ में जकड़ा हुआ था। बस दो आंखें ऐसी थीं जो टिकटिकी बांधे उसके जर्द चेहरे को देखे जा रही थीं। शादी के बाद वो पहली बार घर आई। मांद पड़ा चेहरा, सुर्ख कामदार जोड़ा भी उसका फीकापन दूर नहीं कर सका था। माँ से गले लगते, बहनों से मिलते, बाप से माथे पर बोसा लेते, उसका दिल चाहा वो फूट फूट के रो दे, लेकिन दिल पर गुजरती उसने आंखों से जाहिर नहीं होने दी। अंदर ही अंदर आंसू पीती रोती रही। एक रात वहां रुककर अगले दिन वो सास ससुर के साथ वापस घर आ गई थी। ससुराल शौहर से हुआ करता है, और जिन लड़कियों के शौहर उन्हें इज्जत और मान और उनका हक न दें, उन लड़कियों की कहीं अमान नहीं मिलती। और सादिया को भी इस बात का एहसास शादी की 10वीं रात हुआ था। पूरे चांद की एक सहर खेज रात थी, एक तुग़यानी भरी मुँह जोर रात। दुपट्टा सिरहाने रखे वो बेसुध पड़ी सो रही थी। खुली खिड़की से अंदर आती चांदनी का अक्स उसके चेहरे पर पड़ रहा था। होते होते उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। वो कितनी भी गहरी नींद में सोती थी, लेकिन उसकी छठी हिस्स उसे बेदार कर चुकी थी। उसकी आंखें पट से खुली थीं और उतनी ही तेजी से वो उठकर बैठी थी। वकार भाई, आप इस वक्त यहाँ? दुपट्टा खुद पर फैलाते वो बिस्तर से उठकर फर्श पे खड़ी हो गई थी। बैठकर उसके सामने बैठा वकार भी उसके साथ खड़ा हुआ था। वो भाभी, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा आपसे बातें कर लूं। वो जरा सा बौखलाया हुआ था। ये कौन सा वक्त है भाई बातें करने का? उसकी आवाज के साथ साथ उसका जिस्म भी हल्का हल्का कांप रहा था। अरे कुछ नहीं होता भाभी, अम्मा बस सो रहे हैं, आए हम दोनों बैठ के बातें करते हैं। वो उसकी तरफ हाथ पकड़ने के लिए बढ़ा था, जब वो उछल कर उससे दूर हुई थी। नहीं, आप जाएं यहाँ से। नफी में सर हिलाती वो उससे दूर हो रही थी। अरे कुछ नहीं होता भाभी। होठों पर मानी खेज मुस्कुराहट लिए उसकी आंखों में खास चमक की लपक थी। सादिया की रीढ़ की हड्डी में बड़ी सनसनाहट उठी थी। वो नंगे पैर कमरे से भागती सास ससुर के कमरे में आके लेट गई थी। उसका हलक प्यास के मारे सूख रहा था, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर किचन में जा सके। रात भर उसका तकिया भीगता रहा। दुख थे और बेबसी के मारे वो अपनी चीखें दबाते बस आंसू बहाई जा रही थी। अगले दिन उसके वहां मौजूदगी और वकार का उसके कमरे से बरामद होना उसकी सास के माथे पर शक की लकीरें छोड़ गया था। उन्होंने बगैर लगी लिपटी रखे वकार से पूछा था तो उसका जवाब बड़े वाज़ा था। कुछ नहीं अम्मा, वो भाभी को रात को डर लग रहा था तो हम बातें करते रहे। फिर मेरी वहां ही आंख लग गई तो भाभी आपके कमरे में आ गई। उसने ऐसे तरीके से बात बनाई थी कि वो बिल्कुल बेफिक्र सी हो गई थी। किचन में काम करती सादिया ढेरों आंसू पीकर रह गई थी। वो जानती थी वो यहाँ कुछ नहीं बोल सकती। अगर कुछ बोलती तो सारा इल्ज़ाम उसी पर आना था और गली गली रुसवाई अलग होनी थी। सो बेहतर यही था कि वो खामोशी से अपना बचाव करती वक्त गुजारे। अब वो रोज़ाना सास ससुर के कमरे में ही सोने लगी थी। रात के बाद वकार ने उसे मुखातिब नहीं किया था। सादिया अपने कमरे में उसी रात सोती थी जब वकास घर आता था। वो शहर में काम करता था और शादी के दूसरे दिन ही वापस चला गया था। कमरे में उसका होना ना होना एक बराबर ही होता था। वो घर इसके लिए सराय खाना था। वो दिन गुजारने के लिए आता था। सादिया की हैसियत भी उसके लिए होने ना होने के बराबर थी। उसे औरत ज़ात में कभी दिलचस्पी नहीं थी। वो मर्दों में दिलचस्पी रखता था। किसी औरत को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, और ये बात उसने बिल्कुल साफ अल्फाज में पहली रात ही सादिया को समझा दी थी। और ऐसा भी नहीं था कि वकास के घर वाले इस हकीकत से अनजान थे।
बस वो भी यही समझते थे कि एक बार शादी होगी तो सब ठीक हो जाएगा, बीवी आएगी तो खुद दिलचस्पी भी पैदा हो जाएगी। मगर शादी को हुए 15 दिन गुजर गए थे। बीवी को छूना तो दूर, उसने नजर भर के देखा भी नहीं था। और वो जो ढेरों ख्वाब लिए उसकी जिंदगी में शामिल हुई थी, एक जिंदा लाश में बदलती जा रही थी। घर वालों को बताते हुए भी उसे लाज आती थी कि अब क्या बताए और किस तरह बताए। वाह भाभी, बड़ी प्यारी लग रही हो। वो चूल्हे के आगे बैठी रोटियां पका रही थी। सामने बिछी चारपाइयों पर वकार और उसके सास ससुर बैठे थे। वकार की बात पर उसके चेहरे के उजलात तंग गए थे। हाँ, बड़ी प्यारी है मेरी बहू, जो देखता है बस तारीफ ही करता है। देख, सारा घर संभाल लिया है कैसे दिनों में, बड़ा सुख दे रही है हमें। उसकी सास मिठास भरे लहजे में बोली थी। ससुर नीचे झुकाए वो आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो वकार की बात का मतलब समझती थी, मगर बेबस थी कि उसकी सास नहीं समझ पा रही थी। बेबसी के मारे आंसू निकलने को तैयार थे। वकार जो बहुत गौर से देख रहा था उसे, उसकी बेबसी को महसूस करके खुल के मुस्कुराया था। ये सादिया की घबराहट ही थी जिससे वो शेर हो गया था। अब आते जाते वो उसका रास्ता रोकने लगा था, हाथ पकड़ लेता, कोई जुमला कस देता। अब उसकी मौजूदगी से खाइफ रहने लगी थी। बहुत कोशिश करती थी कि उससे सामना न हो, मगर एक ही घर में रहते हुए वो एकदम से सामने आ जाता था। वो उसे सामने आने से रोक सकती थी, न उसकी फजूल गोई रुकवा सकती थी। उसकी गैर मौजूदगी में सारा काम करके वो ज्यादा से ज्यादा अपने कमरे में रहने लगी थी। उसकी रोज बहनों से बातचीत होती थी, मगर कभी हिम्मत ही मुजतमा नहीं कर सकी थी उन्हें कुछ बताने की। वो बहुत कमगो और दब्बू किस्म की लड़की थी। इतनी जुर्रत का मुजाहरा करती भी तो कैसे? और वो नहीं जानती थी कि उसकी ये चुप कैसे एक गिद्ध को शेर कर रही थी। और वो उसकी हिम्मत ही तो थी जो एक दिन वो दिन की रोशनी में उसके कमरे में दाखिल हुआ था। घर में सिर्फ ससुर थे, जिन्हें खाना देकर वो अपने कमरे में कुछ देर आराम करने के लिए आई थी। सास किसी के घर गई हुई थी और वकार अपने काम पर था। वो बेफिक्र होकर कमरे में आके लेटी थी जब वो उसके कमरे में दाखिल हुआ था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अचानक उसे अपने कमरे में देख के वो घबरा कर उठी थी। जानती तो हो भाभी कि क्या करने आया हूँ। उसकी आंखों में हवस नाच रही थी और सादिया के सारे बदन में चोटियां रेंगने लग गई थी। शर्म आनी चाहिए आपको, मैं भाभी हूँ आपकी, आपकी माँ बराबर हूँ। भाभी तो तब होती ना जब भाई तुमको अपनी सेज सजाने देते। उसने बीवी ही नहीं बनने दिया तो तुम मेरी भाभी कैसे? उसका कहकहा बेसाख्ता था। मसनूई भोलपन चेहरे पे सजाए वो कदम बढ़ाता उसके नजदीक हो रहा था। मुझसे दूर रहो वरना अभी मैं शोर मचा दूंगी। डरी सहमी आंखों में आंसुओं का तूफान आ गया था। जरूर, बहुत शौक से वो उसके मुकाबिल आ ठहरा था। तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती हो भाभी, यहाँ तुम्हारी बात का यकीन कोई नहीं करने वाला। उसने अपने हाथ उसके कंधे पे जमाए थे। देखो, भाई से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, वो तुम्हें कुछ नहीं देगा। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। अपनी ये नहीं नहीं अपनी मर्जी से ख़त्म कर दो, क्योंकि हासिल तो तुम्हें मैं कर ही लूँगा। तो क्या अच्छा नहीं कि तुम्हारी मर्जी भी इसमें शामिल हो? उसकी डरी सहमी हिरनी जैसी आंखों में देखता वो खबासत से मुस्कुराया था। 2 दिन का वक्त देता हूँ, 2 दिन बाद मेरे कमरे में आ जाना। उसका गाल सहला के वो कमरे से निकल गया था और वो बेजान होते वजूद के साथ बेड पे गिर गई थी। बेजान होते वजूद को लिए वो अगले दिन अपने भाई को बुला के घर आ गई थी। जहनी खलफशार ने उसे अधमुआ कर छोड़ा था। माँ के गले लगते, बिस्तरों पे सर पीटते, हथेलियों में चेहरा छुपाते उसने सब कुछ माँ से कह दिया था। एक एक लफ्ज जो उस घर में गुजरा था उस पर सब कह सुनाया था। मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, अब कभी भी नहीं जाऊंगी। ज़ारो कतार रोते वो मुसलसल नफ़ी में गर्दन हिला रही थी। पागल मत बनो सादिया, तुम बहुत अच्छे से जानती हो तुम्हारे इस घर में वापस आने का मतलब है ददियाल वालों की बातें सुनना। क्या कहेंगे वो, मैं एक बेटी को उसके घर ना बसा सकी? सादिया के आंसू आंखों में ही जम गए थे। उसने हैरानी से माँ को देखा था, जो उसकी सारी बातें सुनकर ये सब बोल रही थी। वकास ठीक हो जाएगा मेरी जान, तुम बीवी हो उसकी, उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करो।
नाज से अदा से देखना, कैसे फिर वो तुम्हारा बन के रहेगा। और रहा वो वक़ार, नौरीन ने दांत किचकिचाए, उसको तो खुद मैं पूछती हूँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे फजूल बकवास करने की। मैं वापस नहीं जाऊंगी अम्मी, खुदा के लिए मुझे वापस नहीं जाना। वो रोते रोते एक ही जुमला दोहराई जा रही थी। चुप कर जाओ सादिया, क्यों मेरी इज्जत का जनाजा निकालना है तुमने। बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने अपनी मर्जी से किया था ये रिश्ता, सबकी मुखालफत के बावजूद। अब क्यों खाक पड़वानी है मेरे सर पर। कल खुद मैं तुम्हें वहां छोड़ कर आऊंगी और बात करती हूँ तुम्हारे सास ससुर से। चेहरे पे सख्ती लिए वो दो टोक अंदाज में बोली थी। अगले दिन वो उसकी ससुराल में खूब हंगामा करके आई थी और उसके सास ससुर को बेसाख्ता बातें सुना दी थी। वक़ार को अच्छा खासा धमकाकर उसके माँ बाप के सामने उसे बेइंतहा बेइज्जत करके भी उनके दिल को सुकून नहीं मिला था। सादिया के रोने पर जो दिल बेचैन हुआ था वो सुकून में आने का नाम नहीं ले रहा था। मगर वो उसे घर वापस नहीं ला सकती थी और ना ही उसकी हौसला अफजाई कर सकती थी। नौरीन की अपने ससुराल वालों से कभी भी नहीं बनी थी। सादिया की पहली मंगनी उसकी दादी के जानने वालों में हुई थी और जिसमें नौरीन की मर्जी कतन नहीं थी। उस एक साल की मंगनी में शोएब और सादिया में बहुत उनसेत हो गई थी और वो एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। मगर नौरीन ने एक छोटी सी बात को बुनियाद बना के वो रिश्ता ऐन शादी से कुछ दिन पहले ख़त्म कर दिया था। ससुराल वालों का कतई ताल्लुक कुछ भी उन्हें रोक टोक नहीं पाया था। घर पर अव्वल दिन से उनका कंट्रोल था, इसलिए मियाँ भी उनकी मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं कर सकते थे। रिश्ता ख़त्म होने के कुछ अरसे बाद ही पहले दस्तयाब रिश्ते के लिए उन्होंने हामी भर ली थी और वो पहला दस्तयाब रिश्ता वकास का ही था। हालांकि इस रिश्ते से उन्हें बहुत से लोगों ने मना किया था। उनका ताल्लुक एक खाते पीते और माकूल घराने से था, जबकि वकास के घर वाले हर किस्म की तमीज़ से बेबहरा थे। देखा जाता तो दोनों घरानों का कोई जोड़ नहीं था। इसी वजह से उनके अपने भाई बहन ने रोका था उन्हें, मगर वो फितरतन ज़िद्दी और हट धर्म थी। जो ठान लिया बस वो कर दिखाया, चाहे उसमें उनका कितना ही नुकसान क्यों ना हो। उस दिन के बाद से वकार ने उसे किसी किस्म की कोई बदतमीजी नहीं की थी। सास ससुर पहले भी ठीक थे और अब तो बहुत ख्याल रखने लगे थे। सास ने पास बिठाकर जमाने की ऊंच नीच समझाई और फिर वकास को समझाने का भी वादा किया था। वो सर झुकाए सब सुनती रही। इसके सिवा उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। रात दिन यूं ही तमाम होते रहे। वकास हर हफ्ते की शाम घर आता और इतवार को चला जाता। अब वो उससे हल्की फुल्की बातचीत करने लगा था, अपने काम के मुताल्लिक, अपनी ज़ात से मुताल्लिक बहुत सी बातें कहने लगा था उसे, जो कि उनका रिश्ता पहले दिन की तरह ही था। मगर अब थोड़ी बेतकल्लुफ़ी पैदा हो गई थी दोनों में। शादी के 1.5 महीने बाद भी उसे बीवी का दर्जा नहीं दे पाया था और कई दफ़ा वो उसे साफ लफ्ज़ों में बावर करवा चुका था कि वो कभी उसे ये दर्जा दे भी नहीं सकता। वो चाहे तो उसे अभी छोड़ने के लिए भी तैयार है और वो खुद चाहता भी था कि सादिया उसे छोड़कर किसी ऐसे इंसान की ज़िंदगी में शामिल हो जाए जो उसे मुकम्मल खुशी दे सके, जो उसकी ज़ात को मुकम्मल कर सके। उसकी बातों से सादिया की ज़ात का फीकापन मज़ीद नुमाया हो जाता था। वो बेबसी से मुस्कुराकर उसके पास से उठ जाती थी। वो वापस जाता था तो सादिया के वजूद की थकन चेहरे के हर मसाम से छलकने लगती थी। बहला फुसला के वो रो सकती थी, अपनी किस्मत को कोस सकती थी, मगर वापस नहीं जा सकती थी कि वो जानती थी नौरीन उसे यहीं वापस छोड़ जाएगी कि कितनी बार ऐसा हो चुका था। मई का वो एक झुलसा देने वाला दिन था। सूरज सुबह से ही आग बरसा रहा था। गंदम की कटाई के बाद फसलों की बुआई के लिए मशीनें लगाई गई थीं। उसके सास ससुर आज सुबह से ही ज़मीनों की तरफ मसरूफ़ थे। वक़ार किसी काम के सिलसिले में शहर गया हुआ था। सुबह ही उसने मशीन लगाकर सारे गंदे कपड़े धोए, नहा के नया जोड़ा पहना। अम्मी को फ़ोन करके छोटे भाई को भेजने के लिए कहा। वो कुछ दिन घर रहने के लिए जाना चाहती थी। गीले बालों को खुला छोड़ के वो किचन में सास ससुर के लिए खाना बनाने के लिए चली गई। वो आखिरी रोटी पका के फारिग ही हुई थी जब उसे बैरूनी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई थी। गले में दुपट्टा डाले वो किचन से बाहर निकली। उसे यकीन था सास ससुर में से कोई होगा या उसका छोटा भाई होगा। वो ऐसे ही उतावला हो जाता था उसके घर आने के पैगाम पर। होठों पर धीमी सी मुस्कुराहट लिए उसने दरवाज़ा खोला तो दिल धक से रह गया। दरवाजे पे खड़ा वो वक़ार था, जो हाथों में कुछ शॉपर पकड़े दरवाज़े पर खड़ा था। सादिया की मुस्कुराहट लम्हों में गायब हुई थी।
وہ اندر داخل ہوا تو وہ جلدی سے کچن میں جا کے کھانا پیک کرنے لگی۔ بھائی آپ اماں کو دے آئیں، وہ انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ کھانا پیک کر کے باہر صحن میں آ کے اونچی آواز میں بولی تھی۔ وہ جلد از جلد اسے گھر سے بھیجنا چاہتی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے اس کا برا حال تھا۔ وہ جو اپنے کمرے میں کھڑا تھا، ہونٹوں پر مانی خیز مسکراہٹ لیے باہر نکلا۔ جی بھابھی میں دے آتا ہوں، آپ یہ مجھے پکڑا دیں۔ اپنے کمرے کے دروازے پہ کھڑا ہو کر اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کے کمرے کے نزدیک ہو کر سعدیہ نے ٹفن والا ہاتھ آگے بڑھایا۔ جب اس نے ٹفن کے بجائے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا، سعدیہ کے حلق سے بے ساختہ چیخ نکل کر پورے گھر میں پھیلی تھی۔ اس کے ہاتھ سے ٹفن نیچے گر گیا اور وقار نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے قابو کرنے کی کوشش کی۔ وہ اسے اپنے کمرے کی طرف کھینچ رہا تھا، مگر وہ اپنے جسم کی پوری طاقت لگا کے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک ہاتھ سے وہ اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے اس نے کمرے کا دروازہ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ اس کا ہاتھ کمرے کے دروازے پر سے ہٹانے کے لیے وہ دروازے کی طرف جھکا تھا جب سعدیہ نے اس کی ہتھیلی پر اندر کی طرف اپنے دانت گاڑ دیے تھے۔ یہ حملہ اتنا غیر متوقع تھا کہ اس نے ایک دم سے اس کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹایا تھا۔ بس وہی ایک لمحہ تھا جب وہ اس کی گرفت سے آزاد ہوتی، اسے اندر کی طرف دھکا دیتی ساتھ والے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ وہ کمرہ اس کے ساس سسر کا تھا جسے اس نے اندر سے لاک لگا لیا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ زیادہ دیر اس سے بچ نہیں سکتی۔ وہ دروازہ لکڑی کا تھا اور بہت آسانی سے ٹوٹ بھی سکتا تھا۔ موبائل وہ اپنے کمرے میں رکھائی تھی اور اس کمرے میں ایسا کچھ نہیں تھا جو اسے اس درندے سے بچا سکتا۔ نظریں آگے پیچھے گھماتے اس کی نظر ایک بند پیکٹ پر ٹھہر گئی تھی۔ قدم قدم چلتی وہ اس میز کے پاس آئی جس پر وہ پیکٹ پڑا تھا۔ وہ زہریلی گولیوں کا پیکٹ تھا جو گندم کے دانوں میں رکھنے کے لیے اس کی ساس نے مار رکھا تھا۔ دھونکی کی طرح چلتے سانس کو قابو کرتی وہ پیکٹ کو کھولتی، اس میں سے وہ گولیاں نکال رہی تھی۔ دروازے کو مسلسل پیٹا جا رہا تھا۔ وہ کندھے سے دھکا مارتا یقیناً اسے توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی آج یا تو وہ اپنی جان بچا سکتی تھی یا عزت۔ اس نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا، کرب سے آنکھیں بند کی اور اس نے عزت پر جان کو قربان کر دیا تھا۔ جان کی بازی کھیل گئی تھی۔ ایمبولینس راولپنڈی سول اسپتال کے کھلے گیٹ سے اندر داخل ہوتی ایک جھٹکے کے ساتھ رکی تھی۔ دروازے پٹ سے کھلے تھے اور وارڈ بوائے بھاگتے دوڑتے ایمبولینس تک آئے تھے۔ اسے ایمبولینس سے نکال کر اسٹریچر پر لٹاتے، اندر کی طرف بھاگتے، سب اس کے ساتھ تھے۔ سر دائیں بائیں پیٹتے وہ سخت اذیت میں تھی۔ کبھی اوپر کو اٹھ کر سانس بحال کرنے کی کوشش کرتی، کبھی لمبے لمبے سانس لیتی۔ وہ ہاتھوں کی مٹھیاں بناتے اسٹریچر پر مار رہی تھی۔ آئی سی یو کی طرف جاتے اس نے ایک آخری نظر اس عورت پہ ڈالی تھی جسے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی سانسیں ہار رہی ہے۔ جسم سے جان نکل رہی تھی، جیسے اس عورت کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے دیکھ سکے، اس کی آنکھوں سے چھلکتے لفظوں کو پڑھ سکے۔ آئی سی یو میں داخل ہوتے اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ ٹھہر سی گئی تھی اور اس کی آنکھیں بند ہوئی تھیں۔ ہر ایک خوف میں جکڑا ہوا تھا۔ بس دو آنکھیں ایسی تھیں جو ٹکٹکی باندھے اس کے زرد چہرے کو دیکھے جا رہی تھی، اور وہ جان کی بازی ہار گئی تھی۔ آئی سی یو کی بتی بھی۔ دروازہ کھلا اور اسٹریچر پہ رکھا اس کا مردہ وجود باہر کی طرف دھکیلا جا رہا تھا۔ راہداری میں بے چینی پھیل گئی تھی۔ اس کے بھائی بہنوں کی سسکیاں، آہیں، اس کے نام کی پکار، اسے اٹھنے کی، آنکھیں کھولنے کے واسطے، مگر وہ ہونٹوں پہ ٹھہری مسکراہٹ لیے لیٹی رہی، آنکھیں موندے سوتی رہی۔ وہ ان چیخوں، آہوں، واویلوں سے بے نیاز ہو گئی تھی۔ نورین اس کے مردہ وجود کو دیکھ رہی تھی، دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھی ساکت آنکھوں سے ایک ضد، ایک زندگی لے ڈوبی تھی۔ ایک کہانی تمام ہوئی تھی، ایک زندگی ختم ہوئی تھی۔ کون کہتا ہے بیٹیاں اسلام کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے تک زندہ دفنائی جاتی تھیں؟ بیٹیاں تو آج بھی زندہ دفنائی جاتی ہیں۔ ہاں، لوگوں کے انداز بدل گئے اب۔